नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र सिंह आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल जीके विद सुनील सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th की फिजिक्स का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, बहुत अच्छा सा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये चैप्टर आपको क्लास 11th की फिजिक्स में एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ ही ऐसे डिफेंस के एग्जाम जैसे कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी वगैरह में भी बहुत लाभदायी साबित होगा। चलिए बिना वक्त को जाया करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, ये जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, बेसिकली ये थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड इसमें हमको दिखाई पड़ रहा है वो है थर्मो, जिसका मतलब होता है हीट। दूसरा वर्ड है डायनेमिक्स, जिसका मतलब होता है मोशन। अर्थात हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हीट का मोशन पढ़ने वाले हैं। अब हीट ऐसे तो मोशन करती नहीं है कि एक जगह से ट्रेन में बैठकर दूसरी जगह चली जाएगी। होता क्या है, हीट का एक्सचेंज होता है, हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है। हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होती है। दोस्तों आइए अगर हम देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में, तो प्रॉपर डेफिनेशन भी हमें यही समझाती है कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइंस की। थर्मोडायनेमिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हीट का एक्सचेंज पढ़ते हैं। हीट का एक्सचेंज पढ़ते हैं, हीट एक्सचेंज। मैं आपको बता दूं, साथ ही जैसे कि इसमें हम हीट का एक्सचेंज पढ़ते हैं, उसके साथ साथ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एज वेल एज मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, इन दोनों का आपस में कन्वर्जन पढ़ते हैं। होता क्या है, आजकल हम जानते हैं, आजकल हम देखते हैं कि ट्रेन जो चलती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, लेकिन एक ज़माना वो भी था दोस्तों जब ट्रेन जो चलती थी वो हीट एनर्जी से चलती थी। होता क्या था, कोयले से चलती थी, कोयला जलाया जाता था, उससे हीट प्रोड्यूस की जाती थी, और जो हीट प्रोड्यूस होती थी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, वही कन्वर्ट होती थी मोशन में, ट्रेन को चलाने में। अर्थात कन्वर्जन पढ़ते थे, हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ते थे। मैं आपको बता दूं, पहले होता क्या था कि स्टीम इंजन का इस्तेमाल भी हम करते थे। स्टीम इंजन में भी वही सेम कंसेप्ट था थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होती थी, स्टीम प्रोड्यूस होती थी, और वो कन्वर्ट होती थी, वही हीट एनर्जी मोशन में कन्वर्ट हो जाती थी। चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। इसके अंदर दूसरी चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें कुछ बेसिक छोटे छोटे टर्म्स सीखने होंगे थर्मोडायनेमिक्स के। उसी टर्म में पहली शुरुआत है सिस्टम की। दोस्तों होता क्या है, सिस्टम कुछ नहीं है, एक कंटेनर है जो कि सराउंडिंग से अलग किया जा रहा है। ये हमारी बाउंड्रीज हैं, इसके अंदर मैटर है, कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। ये पिस्टन है हमारा, इस पिस्टन को मूव भी किया जा सकता है, ऊपर भी नीचे भी, ये मूवेबल पिस्टन है। अब सिस्टम होते हैं तीन तरीके के। पहला तरीका क्लोज ओपन सिस्टम, दूसरा सिस्टम क्लोज सिस्टम, तीसरा सिस्टम आता है प्यारे बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। इन तीनों सिस्टम को एक एक करके ध्यान से समझेंगे। तीन डायग्राम मैं आपके लिए यहां पर बना रहा हूं। के अंदर कोई भी मैटर, मान लीजिए हमने वाटर ले लिया किसी कंटेनर में,
गर्म पानी किसी कंटेनर में लिया है तो होता क्या है, अगर हम उसे रख देंगे, ये क्या है दोस्तों, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग में हमने ऐसे ही वाटर को रख दिया है। उसके बाद होता क्या है कि सराउंडिंग सिस्टम सराउंडिंग से हीट लेगा और ये जो इसकी अंदर हीट की एक्सचेंज हो सकती है, यानी हीट सिस्टम सराउंडिंग से ले भी सकता है और सराउंडिंग को सिस्टम हीट दे भी सकता है। उसके साथ साथ मैटर भी ले दे सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सिस्टम क्लोज कर दिया जाता है, इसमें केवल हीट का एक्सचेंज हो सकता है। साथ ही तीसरा सिस्टम आता है इसमें हीट और मैटर किसी भी चीज का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ सिस्टम नहीं कर सकता। पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें क्या है, सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे सकता है, सराउंडिंग से हीट ले सकता है, साथ ही मैटर का एक्सचेंज भी सराउंडिंग के साथ हो सकता है। दूसरे सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में केवल हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ हो सकता है। तीसरे सिस्टम में ना तो हीट ना ही मैटर, दोनों में से कोई भी चीज़ सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो नहीं सकती। जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अगर आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में आप गर्म पानी को ऐसे ही रख देते हैं तो थोड़े समय बाद पानी ठंडा हो जाता है, और साथ ही अगर हम उसी पानी को कुछ समय के लिए रहने देते हैं और रख देते हैं ऐसे ही, तो पानी ख़त्म भी हो जाता है कंटेनर्स में। दोस्तों होता क्या है कि ओपन सिस्टम, अगर हमने पानी को रखा तो हीट सराउंडिंग से जो थी वो हीट सराउंडिंग में चली गई, अर्थात सिस्टम ने हीट रिलीज की, सराउंडिंग को हीट दे दी, यानी पानी ठंडा हो गया। जो पानी पहले गर्म था वो अब ठंडा हो गया। साथ ही पानी इवेपोरेट हो गया। मैटर यानी कि जो पानी उसमें भरा हुआ था सिस्टम में वो भी एक्सचेंज हो गया, वो भी उसने सराउंडिंग को दे दी, यानी पानी ठंडा भी हुआ साथ के साथ ख़त्म भी हो गया। लेकिन अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें, उसमें भी अगर गर्म पानी भरा हुआ है तो केवल पानी ठंडा होगा, पानी ख़त्म नहीं होगा, यानी सिस्टम ने केवल हीट सराउंडिंग को दी है, मैटर नहीं दिया है। अगर हम साथ ही बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, तो ना तो हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज में जाएगी और ना ही मैटर जाएगा सराउंडिंग में। इसका एग्जाम्पल होता है मिलिटन बोतल्स। जो बोतल्स आपने देखी होंगी, पानी पीने वाली बोतल, जिसमें हम पानी रख देते हैं, को ठंडा डाल दें तो ठंडा रहेगा, गर्म डाल दें तो गर्म रहेगा। होता क्या है, वो आइसोलेटेड सिस्टम पे वर्क करती है। उसमें ना तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे सकता है, ना सराउंडिंग से हीट ले सकता है, साथ ही मैटर का भी कोई एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। थर्मल इक्विलिब्रियम। When all the microscopic properties, अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मास, प्रेशर will become constant एक ऐसी कंडीशन, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसी कंडीशन जहां पर सारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कैसे? टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मासेस, प्रेशर क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट हो जाती हैं। एक ऐसा सिस्टम जब वो सराउंडिंग या किसी दूसरे सिस्टम के कांटेक्ट में आता है और उसकी सारी माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस या प्रॉपर्टीज अगर कांस्टेंट हो जाती हैं तो उस टर्म को कहते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। कैसे? मान लीजिए एक सिस्टम है हमारे पास। क्या है? एक सिस्टम है हमारे पास। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? गैस है।
और ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मैंने अभी आपको बताया था, एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग को ना तो हीट दे रहा हो ना ही हीट ले रहा हो। इसका मतलब उसका टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। और जो गैस होती है, गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, वो अगर किसी भी कंटेनर में रखी जाए या किसी भी जैसे एलपीजी सिलेंडर में गैस होती है तो उसमें पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है, जितना भी वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये सिस्टम है उसका वॉल्यूम कैसा हो गया, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा। उसके साथ ही नंबर ऑफ मोल्स ना, यानी इस गैस का कोई मॉलिक्यूल्स ना तो सराउंडिंग में जा सकता है ना ही सराउंडिंग से और किसी गैस का कोई अनदर मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम में आ सकता है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे। साथ ही टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए, और जो गैस जिसका जितना अमाउंट इसमें गैस का था वो सेम रहने वाला है, अर्थात मास जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, एम हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगी। अभी बचता है क्या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बचती है, वो बचती है प्रेशर। उसके लिए हम समझेंगे कि आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन होती है, आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन होती है PV = nRT, इसे बोलते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें P बोले तो प्रेशर, V बोले तो वॉल्यूम, N बोले तो नंबर ऑफ मोल्स, R बोले तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। अब जब सारी चीजें कांस्टेंट हो गई इस सिस्टम के लिए, अगर हम बात करें तो वॉल्यूम हमने कांस्टेंट पढ़ लिया, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, T टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर हम प्रेशर को ऐसे ले जाएं nRT और यहाँ से V, R जो है वो पहले से ही कांस्टेंट है क्योंकि वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। जब सारी चीजें इधर कांस्टेंट हो जाएंगी तो प्रेशर अपने आप में कांस्टेंट क्वांटिटी बन जाएगी, यानी प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम में, वही तो पढ़ा था कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर उसकी सारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ हो गया, ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ। ये सब क्या है, ये सब क्या है बेटा, सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग के साथ सिस्टम कैसा हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया, सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। अब इसी से रिलेटेड जो आता है पहला लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ, जो बेटा इसी पर बेस्ड है, जिसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा ये लॉ जो आया था, ये आया तो सबसे बाद में था। थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ आया, दूसरा लॉ आया, फिर तीसरा लॉ आया, उसके बाद जीरोथ लॉ आया, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट बाद पहले थी, इसलिए इसका फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम ना रख के इसका नाम रखा गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझते हैं कि इसके अंदर था क्या, इस लॉ के अंदर था क्या। इसको प्रैक्टिकली मैं आपको पहले समझाता हूं, डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे। मान लीजिए तीन बॉडी है हमारे पास, एक सिस्टम है, ए, और एक सिस्टम में बी, एक सिस्टम में सी। ये जो वॉल है ये एडियाबेटिक वॉल है, एक ऐसी वॉल जो इसका रिश्ता खत्म कर देती है, अर्थात हीट इन दोनों सिस्टम्स के बीच में एक्सचेंज नहीं हो सकती। इन दोनों के बीच में हो सकती है, इन दोनों के बीच में हो सकती है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक्सचेंज नहीं हो सकती। अब डेफिनेशन क्या कहती है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कहता है कि अगर कोई दो सिस्टम सेपरेटली, मान लीजिए एक सिस्टम है ए, दूसरा सिस्टम है बी, अगर कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ, तीसरा सिस्टम अर्थात सी के साथ अलग अलग सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, जो अभी हमने टर्म पढ़ी ना पहले थर्मल इक्विलिब्रियम में, अगर उसमें होते हैं तो वो दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। समझेंगे कैसे। हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने पहली चीज बताई कि पहला जो सिस्टम है, सिस्टम ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, सिस्टम सी के साथ। इस बात से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, इस बात से कंक्लूजन निकालेंगे जो टेम्परेचर ऑफ ए है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी, इसे बना लेंगे हम पहली इक्वेशन।
साथ ही दूसरी बात ये बताई जीरोथ लॉ ने कि जो टेम्परेचर अर्थात सिस्टम सेकंड सिस्टम जो है वो तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब टेम्परेचर ऑफ B इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ C, क्योंकि आपस में कांस्टेंट हो गए। पहली इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी। अगर हम दोनों इक्वेशन का कंक्लूजन निकालेंगे तो बेटा निकल के आएगा टेम्परेचर ऑफ A इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ B। तो यही तो कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दो बॉडीज जो अलग अलग सेपरेटली किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थी, तो वो बॉडीज आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। मतलब ये बॉडी A जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में थी बॉडी C के साथ, उसके टेम्परेचर आपस में दोनों का बराबर हो गया। B जो कि C के साथ थी तो दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। अब जब ये दोनों टेम्परेचर ऑफ C के बराबर हैं तो इन दोनों का खुद का टेम्परेचर भी तो बराबर होगा ना बेटा। यानी अर्थात मतलब ये निकल के आया कि अगर कोई दो बॉडी सेपरेटली किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी ही होंगी। ये बताया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। आगे बढ़ने से पहले, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ टर्म्स हमें पढ़नी होंगी जो रिलेट करेंगी सीधा हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। उसमें जो पहली टर्म आती है वो आती है वर्क डन। बेटा यहां ले लेते हैं हम एक सिस्टम, हमारे पास सिस्टम है, उसमें ये पिस्टन है, उसके अंदर कोई भी गैस भरी हुई है। क्या होगा, गैस के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर किस पे लगाएंगे? पिस्टन पे लगाएंगे। बेटा ये जो पिस्टन सिस्टम है वो मूवेबल है, यानी कि ऊपर भी हो सकता है और वो नीचे भी आ सकता है। अब जब ये सिस्टम पर प्रेशर लगाएंगे, जो पिस्टन पे जब प्रेशर लगेगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ उठ जाएगा। होगा क्या, पिस्टन ऐसे कुछ ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट dx कवर हो जाएगा। फोर्स जो लगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगा, गैस के मॉलिक्यूल्स ने प्रेशर लगाया, प्रेशर की वजह से फोर्स लगा ऊपर की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी पिस्टन का ऊपर की डायरेक्शन में हुआ। यानी कॉस जो जीरो होगा, एंगल क्या हो जाएगा उन दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो जीरो हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कॉस जीरो इक्वल्स टू 1 होता है। और डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। अभी हमने पढ़ा थीटा क्या है हमारे लिए, 0 डिग्री, और कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स। हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां से अगर हम फोर्स निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। अब इस वैल्यू को अगर हम यहां लाकर पुट कर देते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू प्रेशर एरिया इनटू डी एक्स। और बेटा ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम, यानी एरिया में अगर हम एक लेंथ की और मल्टीप्लाई कर दें तो वो वॉल्यूम बन जाता है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी डी वी हो जाएगा, प्रेशर इनटू स्मॉल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या है कि जो पहले वॉल्यूम था वो गैस का वो ये था, मतलब गैस जो भरी हुई थी सिस्टम में उसने ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था। लेकिन जैसे ही सिस्टम ने काम किया, जैसे ही गैस ने प्रेशर लगाया तो सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होकर सिस्टम का वॉल्यूम कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। मान लीजिए वॉल्यूम इनिशियल था और ये वॉल्यूम फाइनल हो गया। अब दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आ जाता है डब्ल्यू पी वी इनिशियल और फाइनल। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये वो काम था जो सिस्टम ने किया। अभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए सराउंडिंग का प्रेशर ज्यादा होता गैस के हिसाब से तो सराउंडिंग काम करती किस पर, सिस्टम पर वर्क करती। अब जो सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करती तो जो
हमारा वॉल्यूम था वो वॉल्यूम कम हो जाता, और कम हो जाता यानी जो इनिशियल वॉल्यूम था वो ज़्यादा हो जाता और फाइनल वॉल्यूम कम हो जाता। अभी जो पिस्टन ऊपर गया था वो पिस्टन नीचे आ जाता, तो क्या होता, यही वर्क डन नेगेटिव हो जाता बेटा। तो कंक्लूजन निकल के क्या आया, अगर सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग पर, ये क्या है, सराउंडिंग है, ये क्या है, सिस्टम है, अगर सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करती है तो वर्क डन नेगेटिव निकल के आता है। इस बात को दिमाग में रखेंगे क्योंकि अभी ये काम आने वाली है। चलिए दूसरी टर्म पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अब जो सिस्टम की एनर्जी होती है वो दो एनर्जी से मिलकर बनी हुई होती है। पहली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, जो गैस, बेटा कोई भी गैस सिस्टम के अंदर भरी हुई है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमेशा ही एक रैंडम मोशन में होते हैं। जब मोशन होगा तो वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, उसकी काइनेटिक एनर्जी से और पोटेंशियल एनर्जी से। और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में किसकी वजह से है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो सिस्टम में गैस भरी हुई है उसके रैंडम मोशन की वजह से है। दूसरी चीज पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिस्टम मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो अंदर उपलब्ध हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए ये सिस्टम है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में आपस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये साइड भी अट्रैक्ट करेगा, इसे भी आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। जो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसी की वजह से आती है पोटेंशियल एनर्जी, पूरा नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इनके बीच में जो मोशन है, रैंडम मोशन, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में मोशन करते रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं, उसकी वजह से क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल इंटरनल एनर्जी की अगर बात करें सिस्टम की, तो वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और यहीं पर एक नोट पॉइंट निकल कर आता है बेटा कि अगर हम बात करते हैं आइडियल गैस की, आइडियल गैस कैसी गैस होती है, जिसके मॉलिक्यूल्स में केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। जब कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो टोटल एनर्जी फॉर आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगी, उसकी केवल काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडम मोशन कर रहे हैं उनकी वजह से उत्पन्न होने वाली एनर्जी ही होगी काइनेटिक एनर्जी, यानी इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी यहीं पर खत्म होता है। जो हमने वर्क डन अभी पढ़ा है, कंसेप्ट पढ़ा है वर्क डन का और टोटल इंटरनल एनर्जी का, ये दोनों ही रिलेट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।